देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। The Indian examination system is a fraud. ये सिर्फ नफरत की निशानी है, मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है ये तो। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उस सियासी जंग की जो अब संसद में शुरू हो गई है। संसद सत्र शुरू हो गया और सत्र के शुरुआत के साथ ही सरकार गिराने की कोशिशें भी शुरू हो गई। विपक्ष का बयान आया कि मौसम की तरह ये सरकार भी बदल जाएगी। पर आज सत्र के शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री के बयान ने तहलका मचा दिया। आज महाभारत इस बात पर कि मोदी क्यों बोले मेरा गला घोटने की कोशिश की गई, क्या मोदी को रोकने की कोशिश अंदर खाने जारी है और उसकी झलक इस सत्र में भी दिखेगी। आज महाभारत इस बात पर कि राहुल की क्लास में देश का एजुकेशन सिस्टम क्या बकवास है। नीट पर सरकार पे हमला करते करते राहुल ने अपनी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार पर हमला बोल दिया। क्या देश का एग्जाम सिस्टम किस पार्टी की देन है और इसे फ्रॉड कहना किसके साथ छल है। आज महाभारत इस बात पर भी कि संसद में भी नेम प्लेट की गूंज थी और आज सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट ने कांवड़ में नाम वाले फरमान पर रोक लगा दी। पर सियासत तो जारी है, क्या विपक्ष इसे संसद में मुद्दा बनाता रहेगा। आज महाभारत में इन सब पर करूंगी बात, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि संसद सत्र से पहले हर दल अपनी अपनी मांग लेकर पहुंचा है, लेकिन देश की बात कौन कर रहा है। आज महाभारत इस पर। सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है, तो सरकार गिराने की कोशिशें भी एक बार फिर शुरू हो गई हैं। विपक्ष ने मोदी की कुर्सी को हिलाने के लिए फिर ताकत झोंक दी, लेकिन मोदी ने आज साफ कर दिया, गला घोटने की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। विपक्ष ने पिछले सत्र में मोदी के बयान के दौरान लगातार 2 घंटे हंगामा किया था और अब नए सत्र से पहले भी इसकी साजिश शुरू कर दी। तभी तो अखिलेश और ममता मिले और सरकार हटाओ मुहिम शुरू कर दी। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। दिल्ली में जो गवर्नमेंट वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी दिन हो जा सकता है। अखिलेश जी हो या इंडिया गठबंधन के और कोई भी नेता हो, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, विरोध वो कर नहीं सकते हैं, तो इस कारण से वो ऐसे ऐसे मुद्दे हवा में उछालते हैं जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। कांग्रेस ने सत्र के पहले ही दिन सेल्फ गोल कर लिया। राहुल ने देश के एजुकेशन सिस्टम को बकवास बता दिया। अपनी ही सरकारों के वक्त बनी शिक्षा प्रणाली और एग्जाम सिस्टम पर सवाल उठाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। There are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. साहब, ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। संसद में टकराव ना हो, इसीलिए एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें हर पार्टी ने अपना एजेंडा रखा। नेताओं के इरादों से पता चलता है कि इस बार सदन में मुद्दों की भरमार होगी। सबसे ज्यादा शोर कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट का रहा। ये सिर्फ नफरत की निशानी है, मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है ये तो, क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, इस पे सरकार, ये पीएमएलए का जो एक ईडी को पूरी तरीके से दानवी ताकत दे दी गई है, इसको वापस लिया जाए। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें।
सेवा करें दे राज का दर्जा लेकर रहेंगे हम। क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई है, इसलिए धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करने की जो नापाक कोशिश की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए उसको रद्द कराने की कोशिश करना उनकी सरकार है। नेम प्लेट का मुद्दा संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ऐसे में नामकरण के मुद्दों पर सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि नहीं, देश संविधान से चलेगा, तो इस फैसले का स्वागत है। और मुझे हैरत है कि इस तरह के विचार सरकारों के दिमाग में आते क्यों हैं। कौन सी मानसिकता है जो सरकारों को इस तरह के काम करवाने के लिए प्रेरित करती है, मुझे हैरत है। नौकरी करते आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है। दुकानों पर नाम की तख्ती टांगने के मामले पर शोर अब थमने वाला नहीं। संसद में भी इस पर हंगामा होना तय। सावन में सियासत का पारा कहां तक जाता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, इसी पर आज की महाभारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपको करा दूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में है। मलूक नागर जी जनरल सेक्रेटरी आरजेडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं और आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे आज लगता है प्रधानमंत्री ने संसद सत्र से पहले, भाटी जी आपके पास पहले आ जाती हूँ, संसद सत्र की शुरुआत आज हुई है, लेकिन सरकार को गिराने की चर्चाएं तो कल से शुरू हो गई। दीदी और अखिलेश जी के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि ये मौसम बदला है, सरकार बदलेगी। नहीं, ये केंद्र की जो सरकार है एनडीए की, ये बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है और इन जो पार्टियां एनडीए में उन्हें समर्थन दे रही हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जेडीयू और ये अपनी आंध्र प्रदेश वाली टीडीपी, इन दोनों की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। इसलिए कई मुद्दों पर इनके मतभेद रहते हैं। जैसे हाल ही में ये मुद्दा था कि दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे, उसमें जेडीयू ने खुल के विरोध किया, ये निर्णय गलत है। आरएलडी ने भी विरोध किया। तो इसलिए ये लगता है कि जो निर्णय ये इस तरह के लेंगे, अब आरएसएस के शाखाओं में सरकारी कर्मचारी जा सकेंगे, ये निर्णय कैसे जेडीयू के गले उतरेगा या टीडीपी के गले उतरेगा या इनके अन्य सहयोगियों के गले उतरेगा, क्योंकि आरएसएस शुद्ध तौर पर राजनीति करने वाला संगठन है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक शाखा है। भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस कंट्रोल करती है, उसके संगठन मंत्री हमेशा आरएसएस से ही आते हैं और आरएसएस देश में कट्टरता, अंधविश्वास, पाखंड और नफरत बढ़ाने के लिए भी जानी जाती है। देश में दंगों में अक्सर आरएसएस की भूमिका रही। आरएसएस पर कई बार प्रतिबंध लगे हैं। आरएसएस देश की आज़ादी के समय अंग्रेज़ों के साथ रहा, अंग्रेज़ों की मुखबिरी की, अंग्रेज़ों के सहयोग किया, सुभाष चंद्र बोस जैसे शानदार नेता का विरोध किया, देश के आज़ादी के आंदोलन का विरोध किया। आरएसएस एक बदनाम संगठन है। ऐसे संगठन में सरकारी कर्मचारियों को जाने की इजाज़त देना बहुत ही एक देश विरोधी, संविधान विरोधी, कानून विरोधी। अवधेश जी को लीजिए स्क्रीन पर। इस तरह के जब निर्णय लिए जाएंगे तो सरकार में करेंगे। बाकी मैं उत्तर बाद में दूंगा। पहले तो मुझे भाटी जी की आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए आप, जिससे कि हम ढंग से उन्हें सुन पाएं। और दूसरी बात यह है कि अवधेश जी आपको आपत्ति है, ये ऐसा फैसला है मुझे लग रहा है जिस पर अब विपक्ष बहुत सारे उस सवाल उठाएगा, वो उठा भी रहे हैं। अब गला घोटने की बात तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्दा दूसरा हो रहा है। नहीं, बाकी उस पर आऊं, लेकिन ये जो ये बता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस स्वयं नागपुर गए थे डॉक्टर हेडगेवार से मिलने, इसके तथ्य हैं। जब वो विदेश से जाने से पहले कि हमको आपका साथ चाहिए क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं, अगर यही बात थी तो वो क्यों गए थे वहां? सवाल तो ये कब मैं तो कह रहा हूं कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, एक कहीं से तथ्य बता दीजिए कि आरएसएस ने सुभाष चंद्र बोस कब विरोध किया हो। अरे डॉक्टर हेडगेवार कोलकाता में थे, हमने जो पढ़ी है, जो उस समय सारे क्रांतिकारियों संगठन का
जो मॉनिटर ऑफिस था, अनुशीलन समिति, उसके मेंबर थे, क्रांतिकारी थे वो। कैसे बात करें, आज की पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, मैं आज जो इन्होंने बहुत पर मैं डिबेट नहीं कर रही सवाल हूं गलत तरीके से उठाया ना कि आरएसएस, लेकिन ये बड़ा क्लियर है, जैसे कि सर्वदलीय बैठक में सब अपने अपने मुद्दे लेकर आते हैं, महाभारत में भी सब अपने अपने मुद्दे लेकर आते हैं, जिसे बात करनी है वो मुद्दा लेकर आते हैं, लेकिन मुद्दे का विषय कुछ और है ना भाटी जी। आज हम सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं, उसके बाद आज संसद सत्र की बात कर रहे हैं, वो सत्र ढंग से चल पाएगा उसकी बात कर रहे हैं। मैं अवधेश जी की बात का केवल जवाब दे दीजिए, फिर मैं मलूक जी के पास जाऊं। जवाब दे दीजिए जल्दी से। हाँ, अवधेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और ये कहा था कि अंग्रेजों की फौज छोड़ के मेरी फौज में आ जाओ और अंग्रेजों की फौज में भर्ती मत हो, अंग्रेजों को कमज़ोर करो। उस समय आरएसएस अंग्रेजी की फौज में भर्ती के लिए अभियान चला रहा था। इसके दर्जनों सबूत मैं आपको दे दूंगा जब चाहें। तो जब वो अंग्रेज जिस काम को सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे, अगर उसके विरोध में अभियान आरएसएस चला रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस का विरोध कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? आपको वो अंग्रेजों को कमजोर कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, और आरएसएस अंग्रेजों को मजबूत कर रहा है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है स्पष्ट करना कि जब देश के विभाजन की परिस्थिति बनी, उस समय फौज में मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा थी। स्पष्ट हो रहा था कि पाकिस्तान बंटने के बाद ये सब बाहर चले जाएंगे। उसके बाद सावरकर से लेकर देश भर के देशभक्तों ने कहा कि हम हिंदू कम जा रहे हैं, फौज में हमको शामिल होना चाहिए। आप भाटी जी आपसे सहमत नहीं होंगे, फिर आप उनसे सहमत नहीं होंगे, मैं मुद्दे पर वापस आ रही हूं। निर्णय देश में बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इस पर अपना टेक देना चाहेंगे। कभी भी सुभाष बाबू ने इस समय जब वो तो आप सुभाष बाबू की बात 42 के पहले की है सर, लेकिन नवल जी भी मुस्कुरा रहे हैं, उनका भी टेक आएगा इस पर। बात का विषय है ये, 42 के बाद का विषय है। मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं, मैंने पढ़ा है, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ, और मैं अब बता रहा हूं कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं तथ्य यही है। यह अवश्य हुआ था क्योंकि उस समय संख्या कम थी, देश के विभाजन की स्थिति बन रही थी। ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? बचाया गया। ऐसी स्थिति क्यों बन गई है कि सरकार कोई भी फैसला चोर को बचाने के लिए कुतर्क कर रहे हैं। भाटी जी मुद्दे पे बात करेंगे ना सर। आज मुझे पता है आप इस पर बोलना चाह रहे हैं, लेकिन के शर्मा जी ऐसा क्यों है कि सरकार कोई भी फैसला ले उसका विरोध विपक्ष करता है? अब आज प्रधानमंत्री ने बोला कि मेरा गला घोटने की कोशिश की गई, 2 घंटे तक मुझे बोलने नहीं दिया है। अब वो जब ये आज बोले, उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं, और उन्होंने इस संदर्भ में भी ये बात बोली कि संसद में जब कार्रवाई हो तो सब अपने अपने हिस्से का बोल सके। आपको लगता है वो हो पाएगा? के शर्मा जी, ये तो सारे देश ने देखा था सुचेता जी उस दिन, कि उस दिन विपक्षियों की हालत क्या थी। ये इस तरह चिल्ला रहे थे जैसे लग रहा था कि इनकी कुर्सियों के नीचे जो है कील काटे गड़े हों। इस तरह उछल उछल के ये अपनी जो असलियत थी वो दिखा रहे थे। और सही बात है, ये जो हम कहते थे कि ये भगोड़े हैं, ये सुन नहीं सकते प्रधानमंत्री जी की आवाज, और इसीलिए सदन छोड़ के भाग खड़े हुए। तो ये इनकी वास्तविकता है, हकीकत है, क्योंकि इनको देश के लोकतंत्र से या संसद की मर्यादा और गरिमा से कुछ लेना देना नहीं है। इनको केवल वहां पर संसद को सड़क बनाना है, और वही ये जानते हैं और वही कर सकते हैं। तो वही इन्होंने उस दिन भी किया। लेकिन मैं दूसरी बात भी ये कहना चाहता हूं कि आपने अभी इनके भाटी साहब कह रहे थे अभी बैसाखी पे टिके, आप किस पे टिके हुए हो? आपकी क्या औकात है? आप तो कुल 37 सीट के लोग हो, आपके तो 18 दल 20 दल के साथ खड़े हो, फिर भी आपकी क्षमता नहीं है कि सरकार बना सके। और ये जिनके साथ हम हैं, जो अपने गठबंधन के साथ, उनके साथ 293 सीट हैं, और जो प्री पोल अलायंस है हमारा। लेकिन क्या है, क्योंकि इनको अभी भी इनकी ऐठ जो है ये है कि हम हार गए हैं लेकिन ढोल बजाएंगे, मिठाई बांटेंगे। इनको हार बर्दाश्त नहीं है आज की डेट पर भी। अरे जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश का नेता बनाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और जहां तक रही आरएसएस की बात, तो ये गुंडों और माफियाओं को प्रश्रय देने वाली समाजवादी पार्टी, अब मुख्तार अंसारी के कब्र पे फूल चढ़ा के प्रतिष्ठित परिवार का बताने वाला ये समाजवादी पार्टी, ये संघ पे न बोले, संघ के ऊपर बोलना आसमान में थूकने की तरह है जो इनके चेहरे पर आकर गिरता है। ये सिखाने चले हैं, ये बताएंगे राष्ट्र निर्माण, ये बताएंगे राष्ट्र। अच्छा, जो
आतंकियों को छोड़ने की बात करते हैं, ये हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। तो ये भाटी साहब की जो समाजवादी पार्टी है, ये जानी ही इस्लाम से जाती है। अच्छा, तो मैं ये एक ज्ञान चीज न दे कहना देश चाह के रही थी लोगों के शर्मा को, जी, और मुझे ये न लगता है सिखाएं। ये चर्चा, मलूक नागर जी के पास जा रही हूँ, जी। मुझे लगता है ये चर्चा बिना औकात, बिना हैसियत की बातें किए भी हो सकती है। हम सब, मैं जानती हूँ मेरे सारे मेहमान जो है यहाँ पर पार्टियों के बड़े जनता ने दिखाया है इनको हैसियत। सीरियसली ये बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के नेता की हैसियत औकात की जनता बात जो नहीं दिखा रही है उसी की तो बात कर रहे हैं। हाँ, और ठीक क्या है, कह रहे हैं? ठीक है, जनता ने दिखाई है और जनता को ये हक है कि वो नेताओं की हैसियत बताएं। इनकी भाषा, जब ये संघ को इस तरह अपमानित करते हैं, एक राष्ट्रवादी संगठन को इस तरह से ये अपमानित करते हैं, तो इन्हें बताना पड़ेगा इनकी हैसियत। और मैं इसीलिए बता दूं कि आपकी जब से समाजवादी पार्टी बनी है, तब से उसकी हैसियत सिर्फ उत्तर प्रदेश रह गई। उत्तर प्रदेश से बाहर 1 इंच कहीं जमीन नहीं है। लेकिन उस संघ की बात कर रहे हैं जो केवल भारत नहीं, विश्व के तमाम देशों में जिस संगठन का जो है अब भाटी जी कहेंगे मुझे जवाब देना है, जिसके सबसे बड़ा कोई सामाजिक और रचनात्मक संगठन है तो संघ है। उसके सामने बोलने का, मुझे उन्हें समय देना पड़ेगा। बोलने का केवल ये अपशब्द बोल सकते हैं, इसलिए इनको मुझे बताना पड़ेगा कि आपकी हैसियत क्षमता क्या है। महाभारत में मुझे उनको भी समय देना है, लेकिन भाटी जी जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप, मैं एक बात बोल दूं केवल सुचरिता जी, बोलिए जवाब दे दीजिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जितनी बदजुबानी और बदमिजाजी और बेहूदगी और घमंड का प्रदर्शन के शर्मा ने किया है, इसी से पता चल जाता है कि पार्टी कितनी कमजोर है। इनके पास सब शब्द नहीं है, अच्छे शब्द नहीं है, इनके पास कायदे से कहने के लिए कोई बात नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई तर्क नहीं है, इसलिए बदतमीजी पे उतर जाते हैं। और मुझे इनकी बदतमीजी का कोई जवाब नहीं देना। इनका चरित्र इनकी जगह, हमारा चरित्र हमारी जगह। हम अपनी शालीनता नहीं छोड़ेंगे। ये कितनी बदतमीजी करें, कितनी गाली गलौज करें, हम शालीनता से बात चाहती नहीं हूँ, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें मुद्दे खो जाते हैं, माफियाओं को बढ़ाने, इसमें मुद्दे खो जाते हैं, शालीनता की सीख दे रहे हो। यही होता है। और कई बार ऐसा होता है, गाली देते रहे, मैं गाली नहीं दूंगा। नहीं, ये गाली देते रहे क्योंकि ये इनका चरित्र ने ऐसे संस्कार दिए, इनके माँ बाप ने ऐसे ही पढ़ाया होगा। ये तो मेरा रोल है ना सर। भाटी जी, आपको भरोसा तो मुझ पर होना चाहिए, और के शर्मा जी को भी। इस मंच पर कोई गाली नहीं देगा ना, तभी मैंने टोका है। एक नहीं मिला होगा, ठीक है, इसलिए अच्छे संस्कार नहीं मिले। अब एक बार मैं मलूक नागर जी के पास जा रही हूँ। मलूक जी, जो बात प्रधानमंत्री ने कही है, मैं बार बार उस पर आती हूँ, लेकिन उससे उन्होंने आज बोला कि दलों को पीछे छोड़कर अब देश की बात करनी है, देश हित में लड़ाई लड़नी है। बहुत लड़ाई लड़ ली हमने जनवरी से, लड़ाई तो चलती जा रही महाभारत में अभी भी, लेकिन ये देखिए वो लड़ाई पीछे छोड़कर देश की बात करनी है, वो ये कह रहे हैं। आज क्योंकि वरुण पुरोहित जी भी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी ने बोल दिया हमारा सिस्टम ही फ्रॉड है, हमारा शिक्षा प्रणाली फ्रॉड है, हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। अब ये जो पूरी उन्होंने बात बोली है, ये एक तरह से हमला उस एग्जाम सिस्टम पर है या फिर अभी सरकार पर है? सरकार को घेरने की कोशिश, मैंने कहा सत्र शुरू होने से पहले ही शुरू हो गई। देखिए सुचित्रा जी, देश सबसे पहले है और सबको देश को सर्वोपरि रखना चाहिए और देश के लिए सबको आगे आकर के काम करना चाहिए। जहाँ तक बात है कुछ नेताओं की, झटके से कुछ भी बोल दो और उसको वाहवाही मिलनी चाहिए, चाहे वो बात देश के खिलाफ जाए। देखिए, अगर कहीं कमी है तो हम भी चाहते हैं वो कमी निकले और वो खामियां दूर हो, चाहे शिक्षा में हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन अगर हमारे देश के लोग इसी शिक्षा प्रणाली से पढ़ के और पूरे वर्ल्ड में लीडर हैं हर जगह जगह जाकर के, तो सीधा आरोप बगैर मतलब का ऐसा नहीं लगाना चाहिए। ऐसी बात रखनी चाहिए जिससे कि ये लगे कि ये कहीं सुधार चाहते हैं और सुधार के लिए सुझाव बढ़िया पार्लियामेंट में खड़े होकर दे रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि किस बात पे एकदम सारे टेलीविजन जाएंगे, किस बात पे सुर्खी मिलेगी। एक सुचित्रा जी, कल की बात में मैं कहना चाह रहा हूं, जो कल का सब्जेक्ट था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस पे एक आदेश दिया है जी कि पिछले 2022 में जो मैं बिजनौर लोकसभा जहां से सांसद था, करीब 100 किलोमीटर हमारा उत्तराखंड से उसमें से निकलते हैं। मैं उस करीब 500 शिविर में, हर शिविर में जाता था।
तो मैंने वहां जो हालात देखे, एक मीरापुर, बिजनौर लोकसभा की मीरापुर विधानसभा में एक जौला और एक जौली गांव है, वहां के मुस्लिम अपना नाम लिख करके और बहुत बढ़िया सेवा कर रहे थे। ये मुद्दा मैंने पार्लियामेंट में आके उठाया कि एक ऐसा नजारा देखने को मिला। सड़क की मांग करी थी, सड़क टूटी हुई थी, और उनकी तारीफ करी कि ऐसा नजारा देखने को मिला कि जौला गांव के वो कुरैशी समाज के लोग खिदमत कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, और इसीलिए हमारे देश की पहचान है। तो इस बात को ऐसे लिया जा सकता था। कुछ पार्टियां आके इस पे भी राजनीति की और हमारे नेता से भी क्वेश्चनिंग की। तो जब डायरेक्ट आकर के और दो हिस्सों में ये चीज को बांट दिया, हिंदू या मुसलमान, और जो ईद पे सारे हम लोग हिंदू लोग मुसलमानों के यहाँ जाते हैं, उससे परे जाके भी गंदी राजनीति करके कुछ पार्टियों ने इस पर आगे बढ़ाई। तो हमने तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को रखते हुए हमारे नेता तो जयंत चौधरी ने सेकुलर होने का प्रमाण दिया, और उन्होंने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ रखी कि इस तरह की नहीं। मलूक जी देखिए, आप तो अपना गिरेबान साफ कर रहे हैं, पाक साफ कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप आरोप लगा रहे हैं किस पार्टी पर, ये भी बताइए ना। यहाँ पर तो बैठे हुए हैं ना, नाम लेकर बोल दीजिए, क्योंकि उस पर तो विपक्ष भी हंगामा कर रहा है कि भाई आरएलडी तो बोल रही है खुलकर बीजेपी के खिलाफ। सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं। देश के लिए काम ना करके, देश के लिए ना देख के, प्रदेशों का ना देख के, सस्ती राजनीति करने के लिए कांग्रेस बगैर मतलब के कहीं ना कहीं चीज को लेके खड़ी हो जाएगी, जिसको देश में कई जगह चुप भी रहना चाहिए, वहां भी लाकर के चीजों को खड़ा कर देगी उठा करके। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं आपको। तो मैं कह रहा हूं, जो आज राहुल गांधी जी ने जैसे बोल दिया कि देश का सिस्टम फ्रॉड है, अरे हम भी इसी देश में, तुम भी इसी देश में हो, तुम्हारे भी इस देश के लिए काम करा, प्रधानमंत्री रहे तुम्हारे परिवार से कई, उनके भी शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं योगदान रहा है। ये मिनिस्ट्री जब भी थी, आकर के सीधा इस तरीके से जब बोलोगे तो पूरे वर्ल्ड में हमारे देश की मुझे क्यों ऐसा लगा कि आपने सहयोगी दल को टारगेट कर रहे थे, नाम आपने कांग्रेस का ले दिया, ऐसा मुझे लगा। लेकिन चलिए मैं एक बार जरा वरुण जी से पूछ लेती हूँ, रुकिए एक मिनट। हाँ, सपा पर भी बोल रहे थे मलूक जी, सपा को भी निशाने पर ले रहे थे कि नाम लेने से बच गए क्योंकि इनके पुराने साझेदार रहे हैं, क्योंकि इस समय कांग्रेस अब तो खुलकर नाम ले रहे हैं। अब देखिए, मैं सपा का नाम नहीं ले रहा, खुलकर हमला करते हैं एक दूसरे पर। मैं सपा का नाम नहीं ले रहा, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो। समाजवादी की वजह से कांग्रेस हैसियत में आई, कांग्रेस समाजवादी की वजह से यूपी में पहचान में आई, कांग्रेस के सपा के कंधों पर चढ़ के कांग्रेस ये तो बैसाखी का सहारा लेके, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कांग्रेस का कहीं यूपी में कुछ ये बात सही है। और ये बात वरुण जी अब आपको सुननी भी पड़ रही है कि भाई देखिए, यूपी में कांग्रेस की पहचान सपा की वजह से हुई है, ये अब आपको सुनना पड़ रहा है। लेकिन चलिए, अलग मैं बात आज के हंगामे की करूंगी। राहुल गांधी जब संसद में ये जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि देश का एग्जाम सिस्टम ही फ्रॉड है, तो वो देश के बच्चों को और देश के बच्चों के माता पिताओं को भी एक तरह का एक भ्रम दे रहे हैं, एक डर दे रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? और वो सिस्टम क्या बीजेपी की देन है? वो एग्जाम सिस्टम, ये शिक्षा प्रणाली किसकी देन है वरुण जी? सुचारिता जी, मैं आपने कहा सुनना पड़ेगा, नहीं मैं तो सभी की बातें सुन रहा हूँ। भी के शर्मा जी ने भी औकात, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज आपने उनको टोका भी। तो क्या अटल जी अडवाणी जी की 2 सीटें आई थी, क्या उनकी औकात नहीं थी क्या? फिर ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वरुण जी, आप महाभारत में कितनी बार आते हैं और आप जानते हैं कि किस तरह से शब्दों पर एक मर्यादा रहती है हर मेहमान। मैं ऐसे शब्दों का मैंने कहा ना, आप नहीं करेंगे, आप अपनी बात। हाँ, तो इनको वही समझा रहा हूँ कि कभी भी शब्दों का प्रयोग गलत नहीं करना चाहिए। मैं सबके लिए सब अपने सम्माननीय, सब आदरणीय, जो भी आते, चाहे 1 सीट आए, चाहे 100 सीट लाए, 200-300 सीट लाए। आज जो आप संसद की बात कर, ये लो आप बीच में 1 मिनट सारा ही आप ले लो ना, 40 मिनट 1 मिनट क्या होता है, सारे ही आप ले लो। ना कह देना गला घोट रहे थे डिबेट में सारे दूसरे जी, आपसे मेरी भी शिकायत नहीं, दूसरे को बोलने नहीं दोगे किसी को। नहीं, क्या ये तरीका है? तब आपकी बोलती क्यों बंद थी? एक सेकंड आप रिवाइंड करके सुनिए। एक मिनट सुनिए। अरे मैं आपके जैसे बीच में नहीं बोलता। अरे भाई, मैं आपके जैसे नहीं बोलता, बोलती बंद क्या होती है? बीच में बोलूं दूसरों के आपकी जैसे। मेरी बात सुनना नहीं चाहते? मेरी बोलती क्यों बंद थी? एक मिनट। के शर्मा जी, पहली बात तो ये है कि इस डिबेट में कोई भी हैसियत औकात वाली शब्दों का इस्तेमाल ना करे, वो बेहतर रहता है। मैं हर समय बोलती हूँ। दूसरी बात, भाटी जी ने जैसे ही बोला, सुन लीजिए मेरी बात, भाटी जी ने जैसे ही बोला के शर्मा जी, नहीं ऐसे नहीं होता। के शर्मा जी, जब भाटी जी ने बोला, मैंने उन्हें भी टोका है। आप ये मत देखिए, आप शो को भी देख सकते हैं बाद में जाकर, रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। मैं दोनों को बोलती हूँ, इस तरह की टिप्पणियां अशोभनीय होती हैं, दोनों तरफ से होती है। मैंने बार बार टोका है।
मैं आपको नहीं कह रही थी, मैंने उन्हें भी कहा है। तो ये शिकायत करने का प्लेटफॉर्म नहीं है सर, मैं दोनों से कह रही हूं ना। उनकी कोई ऐसी टिप्पणी अच्छी लगती है जो वो व्यक्तिगत करे, ना आपकी। मैं बस ये कह रही हूं। के शर्मा जी का ऑडियो दीजिए। मैंने इसीलिए सपा के ऊपर बोला है। हाँ, इसी के लिए सपा के लिए बोला है मैंने भाटी साहब के लिए पर्सनली नहीं बोला है, मैंने सपा के ऊपर इसीलिए बोला है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। आपने उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। संघ को आप अपमानित करने की बात करेंगे तो सपा को सुनना पड़ेगा मेरी बात। देखिए, दलों के बीच, अब वही तो कह रहे थे आज प्रधानमंत्री के दलों के बीच लड़ाई जनवरी से चल रही है, अब देश के लिए लड़ लेते हैं। मुझे लगता है कि उस संदेश में तो किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी, ना के शर्मा जी को और ना भाटी जी को। और प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है उस बात की पक्षधर हूं कि देश के लिए ही काम करने की जरूरत है सबको मिलकर। इसीलिए वो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है कि मुद्दों पर एक सहमति बन सके, एक चर्चा हो सके। नवल जी, आपके पास मैं आ रही हूं, पर एक बार वरुण जी की बात हो जाएगी वरना वो नाराज हो जाएंगे। वरुण जी बताइए, मुझे तो इस बात से दिक्कत है कि आप संसद में खड़े होकर अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को फ्रॉड बताते हैं। अब इस पर आप बोलिए। सुचारिता जी, पहले तो अभी के शर्मा जी ने मुझे पूछा ना, संघ पे बोलती क्यों बंद हो जाती है। बीच में बोलने का आदि नहीं हो इनकी जैसे दूसरे के लिए, तो ये बोलती बंद नहीं होती है, मैनर्स कहलाती है। जहाँ तक संघ की बात है, मैं भी इज्जत करता हूँ। मैं तो बाला साहब देवरस के जमाने से संघ को जानता हूँ, पता नहीं ये जानते हैं कि नहीं जानते। और वो भी सब कांग्रेस या जो भी आज़ादी के सिपाही थे उनसे निकले हुए हैं, तो सबकी अपना अपना विचार है। पर भद्दी टिप्पणी किसी के लिए नहीं करनी चाहिए। आप संसद की बात कर रहे हो तो सबसे बड़ा इश्यू इस समय छात्रों के भविष्य का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है। अगर उस पर चर्चा होती है तो बिल्कुल सही बात है। 10 साल से आप देखो क्या हाल हो रहा है। 10 साल से आज इन्होंने, अब जैसे संघ की बात आई कि प्रतिबंध क्यों हटा दिया, तो भाई 10 साल से मोदी जी को याद नहीं आया था कि प्रतिबंध हटाना, कर लेते, आते ही फर्स्ट ईयर में ही हटा लेते। तो ये अपने को खुद को बचाने के जो बीच बीच में फंडे करते हैं, उससे लोगों को दिक्कत होती है। अब रही बात नीट की, जो बात है, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया। आप कह रहे हो फ्रॉड क्यों का? सिस्टम फ्रॉड नहीं, सिस्टम से लोग परेशान है बच्चे आजकल के। पहले पीएमटी पीईटी जो होती राज्य कराते थे, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती थी। उस समय मुझे पता है क्या होता था। बदल लिया उन्होंने, कहा फ्रॉड है, उन्होंने कहा ये सिस्टम को एग्जामिनेशन सिस्टम इज अ फ्रॉड। आप सुन लीजिए ना, मैं वही तो कन्वीनियंटली मत बदलिए ना, ऐसे थोड़ी। मैंने मना कब किया? मैंने कहा ना फ्रॉड शब्द का मैं तो कह रहा हूं उन्होंने इस शब्द का प्रयोग, आप कह रहे हो, मैं मान रहा हूं ना इस शब्द का प्रयोग किया, पर पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो गया। सारी जनता इस बात की चर्चा कर रही है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं पहले बता रहा हूं, पहले स्टेट गवर्नमेंट आप नीट को लेकर बार-बार सवाल उठाते हैं, उन्होंने भी आज बोला। आपने ये एजुकेशन सिस्टम, ये एग्जाम सिस्टम, ये क्या बीजेपी की देन है? उसके लिए सुचारिता, मेरी 60 सेकंड सुन लो आप बात। मैं आज चर्चा कर रहा था इस नीट पे लोगों से, जनरल लोगों से, कोई वकील है, कोई क्या है, हाई कोर्ट के हम लोग हम बैठे थे, तो चर्चा ये आई कि जितने सारे नेता हैं ये सब पार्टियों के नेता यहाँ भी शामिल हैं। इनको बुरा लगता हो तो मैं इनसे सॉरी कह देता हूँ। बाकी सारी पार्टियां और सारी ब्यूरोक्रेसी इसमें शामिल है। इनको चिंता ही नहीं है देश के बच्चों की। तो इतना बड़ा स्कैंडल हो गया और सदन में चर्चा क्यों? नया बिल्कुल सबको भंग करते, नया कंस्ट्रक्शन करते, वापस एग्जाम कराते बच्चों का। अब सारे अगर पॉलिटिकल चर्चाएं करते रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। हर बात में नीट हुआ है, सबको पता है ये सब हो रहा है, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या है वो निकालना चाहिए। और उसमें चर्चा होगी, 2 महीने 3 महीने चर्चा होगी, सुप्रीम कोर्ट में रिट जाएगी। समस्या ये है कि सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं या राजनीति पर काम कर रहे हैं? सॉल्यूशन पर काम हो रहा है या ये राजनीति हो रही है? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ नवल जी, नहीं सुनिए ना, नवल जी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक बिहार का स्पेशल स्टेटस मांगा नीतीश कुमार ने, तो आप लोगों ने बोल दिया ये ले नहीं पा रहे हैं, इस्तीफा दें, ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन है या ये राजनीति है? नवल जी देखिए, राजनीति तो समाधान प्राप्त करने का सबसे सुलभ और संस्कृतिपूर्ण रास्ता है। राजनीति बुरी अगर होती तो प्रधानमंत्री क्यों बनते? लोग वोट क्यों देते? लोकतंत्र क्यों होता? राजनीति समस्या का समाधान ढूंढती है। और पिछले 20 साल में मात्र अगर 34 महीना हटा दीजिए, 37 महीना हटा दीजिए, तो भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार रही, जदयू की सरकार रही है। बिहार के बंटवारा के बाद बिहार के समस्याओं का समाधान के लिए बार बार चर्चा और मांग उठाते भी रहे हैं। हम लोग सबसे शुरुआती दौर में उठाए, उस समय भाजपा की सरकार थी, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय की माननीय मुख्यमंत्री ने मांग भी किया। पता नहीं भाजपा और जदयू में क्या घाटमेल हुआ कि उस मांग को रुकवा दिया गया कि नहीं, जब हमारी सरकार आएगी तब इसको देंगे। तो ये जो इतने सालों के बाद भी अगर नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़िए, अब तो उनका भाषा भी बदल गया है।
समझौता की ये पराकाष्ठा है, वो कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं दे सकते हैं तो आप हमें विशेषता कैसे दीजिए। कितना शर्मनाक है किसी राज्य का प्रतिनिधित्व जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो, वो इस तरह की भाषा उसकी पार्टी इस्तेमाल करती है, जबकि हर किसी को मालूम है इस देश में कि बिहार का जो बंटवारा हुआ उसमें सिर्फ मानव संसाधन आया, जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे वो झारखंड के पास गया। वो असमान बंटवारा का नहीं नवल जी मैंने इसलिए पूछा कि एक सरकार तो नीतीश कुमार आपके साथ भी चला रहे थे, तब तो बिहार का स्पेशल स्टेटस भूल गए आप, तब उनका इस्तीफा आपने नहीं मांगा, आज आप इस्तीफा मांग रहे हैं। बिल्कुल नहीं भूले, बिल्कुल नहीं भूले। देखिए उस समय आपको एक उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम साथ में आए तो जो जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी जन्मों में सपनों में नहीं कराना चाहती थी, उसको हम लोगों ने कराया। आपने देखा कि जब हम वो करा रहे थे तब भी उसको रोकने का प्रयास भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये जो इनकी अपनी राजनीति है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि देश के लिए सोचना चाहिए। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? आपकी समस्या क्या है? देश का मतलब आपके लिए है मोदी सरकार, देश के लिए आपका मतलब है भाजपा, देश के लिए मतलब है आपका संघ। ये समझदारी की संकट है। देश का मतलब बीजेपी है क्या के शर्मा जी? वो कह रहे देश का मतलब भाजपा, देश का मतलब मोदी सरकार। आपने देश की परिभाषा बदल दी है, बड़ा आरोप लगा रहा है आप पर वो। हाँ नहीं मुझे बड़ा आश्चर्य है कि नवल किशोर जी ये बता रहे, भाई यूपीए सरकार में तो आप थे ना, 10 साल तो आप साथ खड़े थे, तो आप यूपीए सरकार के समय क्यों नहीं बिहार को स्पेशल स्टेटस दिला पाए? क्या कर रहे थे आप यूपीए सरकार के साथ? कौन सा गठबंधन था आपका? तब आपने न कभी डिमांड की ना कभी दिला पाए आप वहां पर। तो ये जो है अपने करतूतों को ध्यान कीजिए। लेकिन मुझे आश्चर्य है इस समय सुचिता जी, बगल में भाटी साहब बैठे हैं, उनके बगल में नवल जी हैं। अभी भाटी साहब बता रहे थे कि जो बैसाखी है उसकी विचारधारा नहीं मिलती, कभी भी सरकार गिर जाएगी, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाएगा। यहाँ नवल जी बैठ के कह रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार जी तो ऐसे साथ में सब कुछ यानी अगेंस्ट भी हो रहा है लेकिन फिर भी साथ खड़े हुए। हाँ। तो ये देखिए कि ये इंडी गठबंधन जो है इसके दो पार्टियों के बीच में इनके कितने बड़े मतभेद हैं। एक कह रहा है कि कमजोर है, दूसरा कह रहा है कि नीतीश जी तो एकदम उसके साथ खड़े हुए हैं, जो है मोदी जी के साथ में खड़े हुए। तो दोनों की सोच में कितना अंतर है, इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें आपसी समझ में नहीं है इनका कुछ भी नहीं, केवल इनको यहाँ पर बैठ के लफाजी करना है, कुछ भी बोल के जाना है, जी बगल में बैठे हैं, कह देना है कि कल गिर रही है, परसों गिर रही है। मलूक जी बैठे हुए हैं, मलूक जी ने जो एक राय रखी है ना शर्मा जी, आपसी सामंजस्य नहीं है जो मलूक जी ने राय रखी। मलूक जी ये जो बात अभी कल अखिलेश जी ने कही है कि मौसम बदलेगा और उसी तरह सरकार बदलेगी, तो जब वो ये बोलते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल आपकी जैसी पार्टियों पर भी होता है, चाहे वो जेडीयू हो, टीडीपी हो या फिर आरएलडी हो। भाई मौसम तो तभी बदलेगा जब साथी बदलेंगे। देखिए कहने में तो क्या है, कोई कुछ भी कहता रहे, और 1962 के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब लगातार तीसरी सरकार बन रही है और देश के लिए काम करने की जरूरत है, देश को आगे ले जाने की जरूरत है। उसमें नकारात्मक कोई भी काम कांग्रेस रोज करती रहेगी और देश को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे। और कांग्रेस एलाइज के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं अभी टेलीविजन पे, नवल किशोर साहब, वो तो देश से ऊपर बीजेपी कर दी, देश से ऊपर पार्टियां कर दी, देश से ऊपर बहुत सारे मुद्दे कर दिए। अरे देश सबसे ऊपर है और देश के अंदर हम सब बहुत छोटी छोटी पार्टियां, छोटी छोटी चीजें हैं, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश के सामने बहुत छोटी चीजें हैं। देश बहुत बड़ी चीज है, पूरे वर्ल्ड में आज हमारे देश की तरफ देख रहे हैं और जो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाकर के चीजों को संसद में कहेंगे। अरे संसद में बोल नहीं पाते, संसद में चर्चा कर नहीं पाते, संसद में खड़े होते ही तुम खिलाफ बोलोगे, देश के खड़े होते ही तुम खिलाफ बोलोगे। 1947 के बाद संसदीय परंपराओं के खड़े होते ही तुम खिलाफ बोलोगे। जो सबसे ज्यादा देश में कांग्रेस की सरकार रही है, उस कांग्रेस की परंपराओं के देश में तुम खुद ही उसी पार्टी में, उसी पार्टी के पहले प्रधानमंत्रियों के खिलाफ बोल रहे हो। पूरे वर्ल्ड में
क्या मैसेज जा रहा है, हमारे देश की शिक्षा की क्या स्थिति हो रही है। संसद में खड़े होकर के बोल रहे हो, अरे संसद में खड़े होकर के बोलना है तो खड़े होकर के बोलो, खड़े होकर के बोलो, यूजीसी पे बोलो, जो इसकी संसदीय प्रणाली है एचआरडी मिनिस्ट्री में, उस पे कहां खामियां इसमें बोलो, क्या क्या सुधार कर सकते हैं इस पे बोलो, क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो इस पे बोलो। अब इसकी गारंटी कौन लेगा भाई? इस पे बोलो। मलूक जी, सबसे बड़ी समस्या ये है, इसकी गारंटी कौन लेगा? इस पे बोलो। बोलने के लिए मुद्दे बहुत है भाटी जी, लेकिन गारंटी कौन लेगा कि बोल पाएंगे संसद में? वहां शोर शराबा नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा, सब अपने अपने हिस्से का बोल लेंगे। ये कैसे, कौन गारंटी लेगा भाई? नहीं, मलूक जी ने कहा कि इन मुद्दों पे बोलो, और आप भी कह रही हैं, आप तो कह रही हैं कि बोलने कौन देगा, हम कह रहे हैं सुनेगा कौन। विपक्ष क्या बोल नहीं रहा लगातार? विपक्ष क्या अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठा रहा? अग्निवीर योजना युवाओं के खिलाफ है, इसे खत्म करो। विपक्ष का किसान को एमएसपी की गारंटी की बात नहीं उठा रहा है क्या? विपक्ष क्या महंगाई की बात नहीं उठा रहा है? विपक्ष क्या पुरानी पेंशन की बात नहीं उठा रहा है? विपक्ष क्या शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में जो कमियां आई हैं उनकी सुधार की बात नहीं उठा रहा लगातार? जब सरकार कान में रुई लगा के बैठी हो, और नवल किशोर जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मोदी जी अपने आप को देश से ऊपर मानते हैं, जो सही अपनी पार्टी को देश से ऊपर मानते हैं, देश की समस्याओं के प्रति वो जागरूक ही नहीं है। और ये जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, और पीडीए अभियान जो लोकप्रिय हुआ है, और पीडीए अभियान ने जोर पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, उससे मोदी जी घबराए हुए हैं। इसीलिए ये ऐसे विवादास्पद मुद्दे लेके आ रहे हैं कि कभी कहते हैं दुकानों पर नाम लिखना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान की पहचान कर दिखानी पड़ेगी कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उस पर। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इनके सहयोगी दलों का भी, जेडीयू, आरएलडी और आप वो एलएनजेपी जो उसकी है लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की, तीनों ने इस पर विरोध किया। ये बहुत अच्छी बात है, इससे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। गठबंधन में आने का मतलब एक पार्टी की विचारधारा की मानसिक गुलामी से नहीं होता है, अपनी बात मुखर होकर रखनी चाहिए। इसी तरह का निर्णय आरएसएस वाला है। ये केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए या ये सरकार गिरने की जो आपकी उम्मीदें हैं वो जिंदा रहेंगी? लोकतंत्र जिंदा रहेगा या ये सरकार गिरने की जो आपकी उम्मीदें हैं वो भी जिंदा रहेंगी? आज देखिए, चिराग पासवान ने विरोध कर दिया, आज जयंत चौधरी ने विरोध कर दिया। ये चीजें, ये जो जब विरोध हो रहे हैं तो इससे आपके भी मन में लड्डू फूटते हैं कि भाई देखिए ये विरोध हो रहा है, ये अब ये विरोध और बढ़ जाए, ये सरकार गिराने के काम में आएगा। ये होता है कि नहीं होता? अवधेश जी एक बार जरा बताइए। ये मुद्दा मुझे पता है बहुत संवेदनशील भी है, लेकिन इस सबके बावजूद ये एक कोशिश मुझे लगता है सत्र शुरू होने के साथ साथ एक बार फिर हुई है कि कैसे कुछ ऐसे मुद्दे हों जिन पर एनडीए में एक खटपट हो। ये पहले दिन से है। भाटी साहब कह रहे हैं कि ये मुद्दे हैं कि नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेता के रूप में पिछली बार 2 घंटे का भाषण दिया है। जरा उसको देख लीजिए कि प्राथमिकता से कौन से मुद्दे उठाए गए थे। 90% जो भाषण है उसमें ये सब चीजें आई ही नहीं है। 90% तो इस समय जिनके नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं, जिनको आपने जिता दिया अपने उत्तर प्रदेश से विदा के, और आप उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनका भाषण जरा पढ़ लीजिए कि उसमें देश कहाँ है। मुझे तो कहीं देश नहीं दिखा दिया। जो आदमी संसद में खड़ा होकर के चलो एक पेपर लिखा हुआ है, सरकार को घेरे, वो कहे कि भारतीय परीक्षा प्रणाली ही जो है धोखा है, और यहाँ अमीर लोगों को पता है कि हम पूरी प्रणाली को खरीद सकते हैं। आखिर ये कैसी भाषा है? कल उनके हाथ में भी सरकार आएगी। जो आप पूछ रहे, देखिए नरेंद्र मोदी, नहीं, मुझे ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा ये सवाल उठाने वाला। भाटी जी मैं आपसे भी पूछूंगी, नवल जी बोलना चाहते हैं। तब तो भारत का कोई छात्र यहाँ से पास करके विदेश जाएगा तो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को अमेरिका में, इंग्लैंड में एग्जैक्टली अब ये क्या होगा? आप राजनीति कर रहे हैं कि लोग खुद के नेता कह रहे हैं कि आपका एजुकेशन सिस्टम फ्रॉड है। देश के विरुद्ध प्रचार करें। दुनिया से अभी अलग अलग देशों से भारत में शिक्षा के लिए लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा आ रही है। यहाँ के शिक्षा को दुनिया में महत्व मिल रहा है। और हमारे देश का एक नेता जो नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी से उनको नफरत है, वो नफरत पाले, लेकिन परीक्षा प्रणाली को फ्रॉड बताना। और मैं कह रहा हूं, नवल जी आप तो पढ़ा रहे हैं भाई, नवल जी तो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में, डेली टेलीग्राफ में, इंडिपेंडेंट में, सब में जो एशिया एडिशन है सब में सुर्खियों में छपेगा।
और उसके बाद जो भारत के लोग हैं उनको जवाब देना कठिन। नवल जी देखिए, जो अवधेश जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है। ये हेडलाइन मटेरियल है बाहर के लोगों के लिए, वो उठाएंगे इसे कि आप ही के देश के नेता कह रहे हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फ्रॉड है। आप पढ़ाते हैं, आप तो खुद प्रोफेसर है, इस तरह के बयानों का समर्थन कैसे करेंगे नवल जी आप? सुचारिता जी, एक एनटीए को जो एनजीओ टाइप का है उसको आपने देश में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा कंडक्ट कराने के दे दिया और तमाम तरह के उसमें गड़बड़ी करती रही और आप चुपचाप उसको देखते रहे, होते रहे हैं। और देश का जो शिक्षा मंत्री है कहता है इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ है, इस तरह का कोई भक्ति नहीं हुआ। जब कबूतर से घिरे उसके बाद उसको माना उन्होंने। आप ये बताइए कि एक तरफ यूपीएससी के खिलाफ यूपीएससी है और दूसरे तरफ इतना बड़ा एग्जाम कर रहे हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, आप पता कर लीजिए कि जो एडमिशन प्रोसेस नवल जी उन्होंने ये भी कहा कि अनियमितताओं को लेकर एक बिल लाया गया था। नवल जी उन्होंने ये भी कहा कि एक बिल लाने की कोशिश थी, वो आप लाए नहीं। मैं उस पर नहीं पूछूंगी एक मिनट मैं उस पर नहीं पूछूंगी नवल जी, लेकिन सवाल सीधा सुनिए। उन्होंने जो पूछा, एक मिनट अवधेश जी, उन्होंने एक चीज उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान पर या फिर मौजूदा सरकार पर सवाल उठाना एक अलग बात है। उन्होंने सीधे एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम सिस्टम को फ्रॉड बताया। मलुक जी बोलना चाह रहे हैं। मलुक जी बोलिए एक मिनट। ये सवाल मेरा सिर्फ इस वजह से है, आप एक भ्रम पैदा कर रहे हैं उन बच्चों में भी जो पढ़ रहे हैं। मलुक जी देखिए, आप देखिए सुचरिता जी, देखिए पार्लियामेंट में बोलना, मेरा 17वीं लोकसभा में 864 मुद्दे उठाए हैं जो राजकुमार भाटी जी कह रहे थे अभी। देश के संविधान के द्वारा देश की संसद को बनाया गया कि देश के लिए, देश के लोगों के लिए वहां काम करें। वहां सीटें खाली पड़ी रहती हैं कांग्रेसियों की, वहां कोई बोलता नहीं है। और जो बोलते हैं वो खड़े होकर कुछ भी बोल दो, क्योंकि देश की पार्लियामेंट में बोलने के लिए जमीन भी पैरों के नीचे बड़ी मजबूती से पकड़नी पड़ती है। इतना शोर मचता है, इतना हंगामा होता रहता है और पूरा 143 करोड़ लोग देख रहे होते हैं। वह सारे लोग बैठे होते हैं, सभी बराबर की हैसियत के होते हैं। कब कौन क्या किसके मुंह से निकल जाएगा, ये बड़ा एक अलग सी स्थिति है पार्लियामेंट में बोलने के लिए। तो पार्लियामेंट में तो बोल नहीं पाते जो राजकुमार जी कह रहे थे, और बाहर आकर के कुछ का कुछ बोलते रहो, झूठ सच बोलते रहो। पार्लियामेंट में बोलने के लिए जो बोले हैं, देश के खिलाफ बात जाती है। कांग्रेस की जो पूर्व में सरकारें रही हैं, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के जो मिनिस्टर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मुद्दे पे बात करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान में मां से कितने शब्द बोले, मटन बोले, मछली बोले, मंगलसूत्र बोले, मुजरा बोले, मणिपुर एक बोले। क्या आप क्या मुद्दे की बात करते हैं? आप सांस में नहीं था तो कुछ भी बताओ के सपोर्ट कीजिएगा। आप ऐसा मत कीजिए कि आपने लोगों का विश्वास उठ जाए। कम से कम ये बात तो पूरे देश में, अवधेश भी जानते होंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडमिशन का प्रक्रिया चल रहा है और जिसका नेतृत्व एनटीए और सीईटी के थ्रू हो रहा है, उसमें कितने पारदर्शिता है और क्या हो रहा है। जो पूरे जिस उस समय से सबसे एडमिशन अभी। नवल जी, मुझे तो लगता है इस पर बोलने वाले सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट आज इस मुद्दे पर बोलने वाले आप ही हैं, क्योंकि खुद आप प्रोफेसर हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो मुद्दे जिन पर इतना हंगामा सदन में किया जा रहा है, ये बात फैक्ट है कि कल की ये हेडलाइन हो जाएगी कि देखिए हमारा भारत का सिस्टम किस तरह से फ्रॉड है। मैं इस पर इसलिए पूछ रही हूं कि आगे चलकर इसमें सुधार की बात करना, भाटी जी बिल्कुल सही बात है, आप कह रहे हैं सुधार की बात ना करें, सवाल ना पूछिए सवाल। लेकिन उस जैसे जो बात मलूक जी ने कही कि संसद में क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, उसकी एक गरिमा होती है और वो बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, वरना वो किस तरह से यही बयान एक देश के खिलाफ हो जाता है, देश की व्यवस्थाओं के खिलाफ हो जाता है और बाहर में इसकी चर्चा हो जाती है। के शर्मा जी, लास्ट वर्ड जल्दी से बोल लीजिए, समय नहीं है मेरे पास। नहीं, देखिए मलूक जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। यही राहुल गांधी ने जब इस संसद में कहा कि हिंदू हिंसक होता है, तो इसका मतलब पूरे विश्व में क्या जाएगा। जितने भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, उनके प्रति विश्व का नजरिया क्या होगा विश्व के लोगों का। वो तो देखते ही कहेंगे कि ये तो भारतीय इंडियन है, ये तो हिंसक है।
ये तो राहुल गांधी कहते हैं, वहां के जो है प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं। यही बात अभी मल्लुक जी ने जो है अंडरलाइन की है। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि पेपर को खरीदा जा सकता है, तो ये बताएं कि जो गहलोत सरकार के अंदर जितने पेपर जो है जो लीक हुए, वो गहलोत सरकार ने कितने में बेचे और राहुल गांधी को उसका क्या मिला है? कांग्रेस ने कितने रुपए में बेचे हैं वहां पर पेपर, ये बताएं राहुल गांधी सदन के अंदर। क्योंकि ये आरोप लगा देना कि यहाँ पर पेपर खरीदे जा सकते हैं, परीक्षाएं खरीदी जा सकती हैं, तो गहलोत सरकार में तो बहुत सारे पेपर लीक हुए थे। ठीक, तब तो राहुल गांधी की बोलती बंद थी, तो उन्हें सदन के अंदर ये भी बताना चाहिए। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं जी, वास्तव में क्या है कि ये केवल और केवल ये मोदी जी के विरोध में देश को बदनाम करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य ये की है कि भारत के लोकतंत्र को किस तरह से बदनाम कर दिया जाए, किस तरह से भारत का जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है विश्व स्तर पर, उस पर कैसे बट्टा लगाया जाए। ये एक सूत्री कार्यक्रम लेकर कांग्रेस और उसके गठबंधन दल आज देश के अंदर चल रहे हैं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि कल बजट का दिन है, बहुत सी उम्मीदें उस बजट से हैं, और सिर्फ बजट से नहीं है, इस पूरे सत्र से, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिल पास होने हैं। लेकिन ऐसे में वो तभी हो पाएगा जब दल का नहीं देश का ध्यान होगा। जैसी जो बात प्रधानमंत्री ने कही, दल का नहीं देश का ध्यान होगा, और वो दोनों तरफ से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।